नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है उसमें पार्ट 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा उसका हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा है जो अकेला 7 नंबर का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अच्छे से रिवीजन करेंगे, सारे पॉइंट्स लेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे परिवहन क्या है। तो जो भी साधन मनुष्य और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं उन्हें हम परिवहन के साधन कहते हैं। जैसे कि रेल है, वायु है, बस, ट्रक, शिप और भी जो भी चीजें होंगी जिससे मनुष्य और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। दूसरा साधन होते हैं संचार के साधन। दूसरे साधन कौन से होते हैं? संचार के साधन वे साधन जिससे सूचना को, यानी कोई खबर है, कोई समाचार है, कोई बात है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए, उसे कहेंगे संचार। और वो किसके द्वारा? जैसे कि रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, ईमेल है, समाचार पत्र है, इनके द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है। तो इन सभी साधनों को हम संचार के साधन कहते हैं। और ये जो परिवहन और संचार के साधन है वो लोगों को क्या लाते हैं? एक दूसरे के पास लाते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए परिवहन और संचार के साधनों को राष्ट्रीय, हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है? आपके परिवहन और संचार, और इस चैप्टर में हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में जो परिवहन है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्थल परिवहन, जिसमें आपका रेल परिवहन आता है, सड़क परिवहन आता है और पाइपलाइन आती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन में आपके क्या आ जाएंगे? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो वायु सेवाएं हैं वो आ जाएंगे, और आपके क्या आ जाएंगे? हेलीकॉप्टर सुविधा आ जाएगी। और नेक्स्ट है जल। तो जल में क्या क्या रहेगा? आंतरिक। आंतरिक यानी कि देश के अंदर के हिस्सों में या फिर भारत के अंदर ही अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो आंतरिक परिवहन आएगा। और समुद्री परिवहन यानी कि हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं समुद्र के रास्ते, तो वो क्या होगा? हमारा समुद्री परिवहन कहलाएगा। तो अब हम इनमें से एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सड़क परिवहन को। सड़क को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसमें सड़क का जाल सबसे ज्यादा विस्तृत और सबसे बड़ा है। तो हमारे 6 तरह की सड़कें मिलती हैं। पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसको एक NHAI करके संगठन है वो बनवाता है। अभी NHAI के हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लो। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, वो क्या है? उसको NHAI बनवाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को CPWD बनवाता है। राज्य राजमार्ग को PWD बनवाता है। जिला मार्ग को जिला परिषद बनवाता है। अन्य सड़कें भी हैं और है 6वें नंबर पे सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें इनको बनवाता BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 प्रकार की सड़कें। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये भी क्या है? सड़कें हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? महाराजमार्ग। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य मार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। अब थोड़ा इनके डिटेल में देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OT में आएगा, मैप में आएगा, या फिर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज में तो आना ही आना है, तो समझ लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसके द्वारा बनवाया गया? NHAI। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है इनको बनाने का काम कौन करता है? NHAI करता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण करता है। याद कर लो, OT में भी आएगा। और ये क्या करता है? भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। वो 4 महानगर कौन है? एक है आपका दिल्ली, दूसरा यहाँ पे मुंबई, तीसरा है आपका चेन्नई, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता। इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई है, जो महाराजमार्ग बनाया है, उसको हम कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। और ये चतुर्भुज का शेप ले लेता है। तो दिल्ली से मुंबई,
मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से आप जाइए कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से आपका दिल्ली। तो ये 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो क्वाड्रेटल है, चतुर्भुज है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये 6 लेन सड़क है। कैसे लेन सड़क? यानी कि एक बार में 6 वाहन एक साथ, यानी बहुत चौड़ी चौड़ी क्या है ये सड़कें हैं, 1 2 3 और यहाँ पे भी ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 लेन याद रखने वाली है। 4 महानगरों के नाम याद रखने, 6 लेन वाली है। उद्देश्य क्या है? मेगा सिटीज को आपस में जोड़ना, और जो उनके बारे में बीच में जो दूरी है, मेगा सिटीज कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनके बीच की दूरी को और इनमें यात्रा करने का जो समय उसको कम करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके साथ साथ ही जो स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें 2 गलियारे जोड़े गए हैं। एक है उत्तर से दक्षिण गलियारा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ये जो रोड बनाई है, हाईवेज बनाई है, ये कन्याकुमारी और श्रीनगर को आपस में जोड़ते हैं। श्रीनगर और कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका श्रीनगर है और नीचे आपकी कन्याकुमारी। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है ऊपर से नीचे वाला, उत्तर से दक्षिण वाला गलियारा। और पूरब से पश्चिम गलियारा है सिलचर, असम, और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात को जोड़ने का काम करता है। तो ये यहाँ पर आपका सिलचर है और यहाँ आपका पोरबंदर है इस जगह। तो इसको जोड़ने वाली जो रोडें हैं, इसको हम कहते हैं पूरब पश्चिम, यानी कि वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंग्लिश में कहो तो। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहेंगे सिलचर और गुजरात वाले यानी कि पोरबंदर वाले को, और श्रीनगर और कन्याकुमारी वाला उत्तर दक्षिण, या फिर इंग्लिश में गए तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार और देख लो। स्वर्णिम चतुर्भुज है, 4 मेगा सिटीज को जोड़ने का काम करता है भारत के, ठीक है। तो 4 मेगा सिटीज कौन कौन सी हमने देख लिया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे हमने देखे। अब आगे देखिए, सेकंड नंबर की जो रोड है वो कहलाती है राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसको बनवाता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको राष्ट्रीय राजमार्ग को बनवाता है। देश के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए हाईवेज बनाए हैं। और जो नंबर 1 राजमार्ग है वो कौन सा? दिल्ली से अमृतसर के बीच में, इसको जीटी रोड भी हम या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। थर्ड देखो, राज्य राजमार्ग, इसको पीडब्ल्यूडी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाता है। ये राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें, जैसे कि मान लीजिए एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल, तो भोपाल को भिंड से, भोपाल को ग्वालियर से, भोपाल को इंदौर से, जबलपुर से, तो जो जिला मुख्यालय उनसे जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं, हाईवेज होते हैं, उनको हम राज्य राजमार्ग कहते हैं, और उसको पीडब्ल्यूडी बनवाता है यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाता है। नेक्स्ट है जिला मार्ग। जिला मार्ग बनवाता है जिला परिषद के द्वारा। ये जिले के जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय यानी कि भिंड का मान लीजिए मुख्यालय, तो इसको अन्य प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ने का काम करेगा जिला मार्ग। अन्य सड़कें हैं, ये गांव को शहर से जोड़ने के लिए काम करती हैं, जैसे कि हमने देखा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। और नेक्स्ट और देखिए सीमांत सड़क। सीमांत सड़क को हम क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड्स भी कहते हैं, और इसको कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहें सीमा सड़क संगठन बनाता है, ठीक है। तो हमारे जो भी बॉर्डर पे जो हमारी रोडें बनती हैं और जो पहाड़ी इलाकों में जो भी रोडें बनती हैं, उनको कौन बनाने का काम करता है? बीआरओ ही करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अटल टनल। अटल टनल पे क्वेश्चन आ जाएगा। 4 पॉइंट्स मैंने दिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, ओटी आता है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। तो अटल टनल को किसने बनवाया? बीआरओ ने बनवाया, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा अटल टनल को बनवाया गया है। ये 9 किलोमीटर लंबी है। दूसरी, ये दुनिया के सबसे लंबी सुरंग है, हाईवे सुरंग है, हाईवे। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, 9 किलोमीटर लंबी है, सीमा सड़क संगठन ने बनाया है, और ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है अटल टनल। नेक्स्ट देखेंगे, अब सड़क परिवहन तो हमने देखे 6 प्रकार के हमारे रोडें होती हैं, लेकिन इसके सामने कुछ समस्या आती है और क्वेश्चन भी आता है सीधा सीधा, सड़क परिवहन के सामने कौन कौन सी समस्या आती है। तो देखो,
कुछ सड़कें हमारे भारत की क्या होती, कच्ची होती है, मिट्टी की बनी होती है, तो वर्षा ऋतु में वो काम करने के लायक नहीं रहती हैं, दलदली हो जाती, कीचड़ हो जाते हैं, उनमें गड्ढे होते हैं। फिर यातायात पर्याप्त यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें कम है। जितने यात्री हैं, जितना यातायात होता है उसके अनुपात में हम देखते हैं तो भारत की सड़कें छोटी हैं, या फिर उनकी हालत खराब है, या फिर कैसी है, वो संख्या में कम है। अब भारत में क्या हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो रोडों पे अक्सर हम ट्रैफिक देखते हैं, तो सड़कें तंग और भीड़ भाड़ वाली हैं, तो उसका कारण हमको अक्सर क्या देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखना पड़ता है, इसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। और जो राजमार्ग है उनकी संख्या भी अभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, यानी कि भारत में अभी भी और काम होने की जरूरत है, ताकि जो परिवहन है वो और अच्छा भारत में हो सके। तो कारण क्या है, एक तो वर्षा ऋतु में रोड खराब हो जाती है, उनकी संख्या कम है, सो रोडें छोटी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये सारी हमारे सामने क्या आती है, समस्या आती है। एक बार सुन लोगे ना तो आपको नहीं भी याद होगा तो आप लिखाओगे। और मेरी एक राय, कोई भी प्रश्न करो हेडिंग जरूर बनाना, हेडिंग बना करके ही प्रश्न लिखना, और कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, जो भी समझ में आया लास्ट में आपको उसके बारे में लिखना जरूर। ठीक है। नेक्स्ट है रेल परिवहन। रेल परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है भारत का। तो पहली रेल 1853 में चली थी, तो 1853 याद रखना, और ठीक 100 साल बाद 1953 में, दो तारीखें याद रखना, यही दो मेन है इस चैप्टर में। तो 1853 को रेल चली थी पहली, और 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1853 रेल से है और 1953 वायु से है। अब आगे देखेंगे, तो पहली जो रेलगाड़ी थी 1853 में मुंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर। भारत को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है, यानी कि पूरे भारत रेलवे परिवहन को 16 रेलवे जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन तीव्रतम है, सबसे तेज परिवहन का साधन है, सबसे ज्यादा आराम है, और बड़ी शान की बात होती है कि भैया हम प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, तो प्रतिष्ठित साधन है। अभी हमने देखा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1953, 1853, 1953। पवन हंस क्या है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सुविधा है। हम रेल परिवहन के कुछ लाभ देखते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा कि रेल परिवहन के क्या लाभ है। तो रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। दूसरा, इसके अलावा और भी काम करते हैं, व्यापार का, भ्रमण का, तीर्थ यात्रा का, लंबी दूरी तक सामान ले जाने में क्या करता है, रेल परिवहन भूमिका अदा करता है। रेल परिवहन भारत के दूरस्थ क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोग करता है। उद्योग में और कृषि में भी रेल परिवहन सहयोग करता है। समस्याएं आती हैं अभी रेल परिवहन में, पूछ सकते हैं। तो आज अभी भी लोग क्या करते हैं, बिना टिकट के यात्रा करते हैं, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ लोग तो रेल की चीजों को तोड़ देते हैं, या फिर उसमें सीट में ब्लेड लगा देंगे, या पंखे जो होते हैं उसको टेढ़ा कर देते हैं, तो चोरी और रेल संपत्ति को नुकसान करते हैं। बिन चेन खींच करके कहीं भी रेल रोक देते हैं, मतलब कहीं पे भी, जैसे कि रास्ता नहीं है, जो स्टेशन पर ट्रेन रुकनी चाहिए, तो बीच में ही ट्रेन जहां उनको उतरना वहां चेन खींच दिया, रेल रोक दिया, इससे रेल का समय बर्बाद होता है। तो ये सारी चीजें समस्या आ रही है रेल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेल परिवहन के अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से अभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों, क्वेश्चन आएगा, तो पॉइंट्स आपके क्या क्या लिखोगे। देखो, रेल सड़क बनाने में कम लागत लगती है, और रेलवे ट्रैक बिछाने हैं तो आपको ज्यादा क्या लागत लगती है। दूसरा, सड़क आप कहीं भी बना सकते हो, ये पहाड़ी इलाका है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप सड़क बना सकते हो, ऐसे घुमा घुमा करके ले करके आप सड़क निकाल सकते हो, पर हम ट्रेन को नहीं घुमा सकते ना इतना। तो जो सड़क है वो अधिक अधिक ढाल ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जा सकती है, जबकि रेल का निर्माण कठिन है। और नेक्स्ट देखो, जो सड़क परिवहन है वो अन्य साधनों जो कि है उनके लिए क्या करें, कड़ी के रूप में। जैसे कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कैसे जाओगे, बस से जाओगे। आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप कैसे जाओगे, सड़क परिवहन का इस्तेमाल करोगे, कार से जाओगे, ऑटो से जाओगे। या फिर आपको समुद्र पत्तन तक जाना है, इसी पोर्ट जाना है, तो भी आप सड़क परिवहन का करोगे। एक पॉइंट और है, घर से घर को जोड़ती है, घर 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 सुविधा देती है। आप घर से निकलोगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको सड़क से ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी कहीं से भी, फिर आप कोई और साधन लें वो अलग बात है। तो पहली चीज है ना, लागत कम। दूसरा, पहाड़ी इलाकों पे
सड़क ज्यादा कारगर है। तीसरा, अगर कोई भी अगर साधन का इस्तेमाल करना तो पहले आपको सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और घर घर सुविधा आपको घर से बाहर निकलते ही आपको सड़क मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, उन्हें देख लीजिए। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे जोन ज्यादा मिलते हैं अन्य क्षेत्र में। जैसे कि हमारा ये भारत है, ये थोड़ा सा जल्दी में ऐसे बनाना है, मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ये हमारा पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। नीचे दक्कन का पठार है, यहाँ पे थार का रेगिस्तान है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो हमारा क्या उत्तर के मैदान, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलवे बिछाई गई है, रेलवे ट्रैक्स मिलते हैं। उनका कारण क्या है? पहली चीज, यहाँ की जमीन कैसी समतल है, प्लेन जगह है, तो रेलवे बिछाई जा सकती है। और दूसरा, जनसंख्या बहुत ज्यादा, प्लेन जगह और जनसंख्या ज्यादा के कारण उत्तरी क्षेत्रों में क्या है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रेलवे का हमको घनत्व दिखता है। नेक्स्ट, उन कारकों के नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहला वही हो गया, जनसंख्या ज्यादा जहां होगी वहां पे हम रेलवे बिछाएंगे। दूसरा, जहां पे समतल भूमि होगी वहां पे हम रेलवे ज्यादा बिछाएंगे। और तीसरा, जहां पे ज्यादा व्यापार होगा, जहां पे ज्यादा कमाई होगी, उस जगह हम रेलवे ज्यादा बिछाएंगे। तो स्थलाकृतियां आ गई, समतल की पहाड़ी है, फिर आर्थिक मतलब जहां पे ज्यादा यात्री मिलेंगे वहां पे ज्यादा मुनाफा होगा, तो वहां पे हम ज्यादा रेलवे जोन बिछाएंगे। नेक्स्ट देखो, हिमालय रेलवे क्षेत्र लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? क्यों है भैया? हिमालय पहाड़ है, इन पे हम क्यों नहीं रेलवे लाइन बिछा रहे? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दूसरी यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है, और तीसरी यहाँ पर आर्थिक अवसरों की कमी है। पाइपलाइन अब देख लीजिए, पाइपलाइन में क्या है, इसके लाभ पूछते हैं या पूछेंगे पाइपलाइन का क्या महत्व है या इसके लाभ पूछे, तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे 3 4 5 पॉइंट लिख दीजिए। तो देखो, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज तेल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इससे समय की बचत होती है, और इससे क्या होता है, हाँ, बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। यानी कि पाइप बिछा दिया तो हमने यहाँ से डाला, तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, बीच में कोई चोरी वोरी भी नहीं कर सकता। ठीक है, होता ना ट्रक में सामान जाता है, बीच में थोड़े बहुत सामान निकल जाता है, तो ये नहीं हो सकता। पाइपलाइन बिछाने में लागत अधिक है, परंतु इसको चलाने की लागत कम है। एक बार हमने पाइपलाइन बिछा दी तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ से सामान डालो, यहाँ तुरंत पहुंचता है। नेक्स्ट है, पाइपलाइन जो सुविधा है वो शीघ्र है, सुरक्षित और आसान है, और ये ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके भी अब पहुंचाने लगी, यानी कि स्लरी बना करके ठोस पदार्थ की स्लरी बनती है, और फिर हम पाइप से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो ये इसके फायदे भी हो जाएंगे और आपका महत्व में भी आपका ये आ जाएगा। अब देखो, इसके कुछ दोष भी हैं, किसके? पाइपलाइन के। क्या है? एक तो शुरुआत में इसको जब बिछाते हैं पाइप को तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा लागत आती है, लेकिन एक बार बिछ जाता है तो आराम हो जाता है, पर शुरुआत में दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा लागत लगती है। दूसरा क्या है, अगर किसी जगह पाइपलाइन में रिसाव हो गया या पाइपलाइन फट गई, खराब हो गई, तो फिर वो मिट्टी, आसपास की मिट्टी उसको क्या कर सकती है, दूषित हो सकती है। अगर पानी है तो भूजल भी दूषित हो जाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस जगह से पाइप का रिसाव हो रहा है, पूरा चेक करना पड़ता है। तो ये दोष के आप दोष देख लीजिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, रटने वाला कुछ नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ पाइपलाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में 3 मेन पाइपलाइन, हमारे सिलेबस में, सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे सिलेबस में 3 मेन पाइपलाइन है। एक है असम के क्षेत्र को गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, तो हम इसको कह सकते हैं असम, डिगबोई, बरौनी, कानपुर, या फिर बरौनी कानपुर से याद रखो, बरौनी कानपुर। तो ये तुम्हारा असम है, यहाँ से आपका डिगबोई शुरू होता है, डिगबोई से हम यहाँ निकलेंगे, यहाँ आएंगे, बिहार में आपकी बरौनी है, बरौनी से आप कहाँ जा सकते हो, एक तो आपकी चली जाएगी इलाहाबाद, और एक नीचे आपकी आ जाएगी हल्दिया। तो ये पहली वाली पाइपलाइन देखो, डिगबोई से शुरू होकर के कहाँ गई, बरौनी, बिहार में, और इलाहाबाद एक जा रही है आपकी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, जिसको अपन प्रयागराज कहते हैं, और नीचे एक लाइन चली जाएगी हल्दिया में। ठीक है, तो ये हमने देखी, एक तो हमारी कहां से, फिर से देख लो, डिगबोई से बरौनी, बरौनी से ऊपर को चली जाती है इलाहाबाद, और एक नीचे को जाती है हल्दिया। फिर दूसरी देख लो, दूसरी यहां देखेंगे, ये है गुजरात के सलाया से, सलाया, वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। तो ये है हमारा सलाया, दिख रहा है यहाँ पे, सलाया से ये हमारा क्या है, विक्रम गांव, विक्रम गांव से होते हुए ये गई कहाँ पे, ये रही, एक चली जाती है मथुरा, ये जाती है दिल्ली, और यहाँ से आगे चली जाती है आपकी क्या, सोनीपत। तो ठीक है, यहाँ से गुजरात से आप सीधा बनाओ, ये आपके जा रही है
मथुरा और यहीं से आपके ऊपर दिल्ली और दिल्ली से आगे, तो ये हो जाएगी सलाया मथुरा दिल्ली सोनीपत, सलाया मथुरा दिल्ली सोनीपत। अब नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हजीरा। हजीरा से जाएंगे एमपी में आपका विजयपुर, और विजयपुर से घूमते हुए यहाँ पे समझ लो जगदीशपुर, ये जगदीशपुर ये रही, इसमें दिया हाँ ये रही, यहाँ पे नीचे हजीरा, हजीरा से ये विजयपुर और विजयपुर से ये जगदीशपुर। तो ये 3 पाइपलाइन है, मेन है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मैंने जो वर्ल्ड मैप जो 10th के लिए 2 मैप वीडियोस भी बनाए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। वो दोनों अगर मैप वीडियो आप देख लोगे तो आपको मैप की टेंशन खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, जल परिवहन के लाभ क्या है। तो जल परिवहन के मार्ग क्या है। पहला तो जल परिवहन सबसे सस्ता है, दूसरा भारी सामान ले जाने में सहायक है, तीसरा कम ऊर्जा लगती है, पर्यावरण के अनुकूल है, चौथा 95% व्यापार जो है विदेशी व्यापार वो पत्तनों के रास्ते समुद्री रास्ते से ही किया जाता है, और भारत में जो अंतस्थलीय नौ संचालन मार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो जल परिवहन सबसे सस्ता है और वायु परिवहन सबसे महंगा। हम ज्यादातर भारी सामान और जो हमारा व्यापार है वो हम किससे करते हैं, जल परिवहन से ही करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल भारत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो। डिजिटल भारत क्या है, भारत में परिवर्तन करना है, क्या करना है, एक परिवर्तन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, और वो परिवर्तन कैसा होगा, ज्ञान आधारित। ठीक है, तो याद रखना, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम, एक साथ बोलो, एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम। अब इसका उद्देश्य क्या है डिजिटल भारत कार्यक्रम का, तो देखो आईटी, दो आईटी को मिलाकर एक आईटी बनाना, ठीक है, ये देखो 2 आईटी को मिलाकर के क्या बनाना, एक आईटी बनाना। अब वो 2 आईटी कौन है, इंडियन टैलेंट, जो इंडिया का टैलेंट है यानी कि इंडिया की जो प्रतिभा है उसके साथ में हम क्या करेंगे, इंडिया की टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी मतलब इंडिया की तकनीक को जोड़ेंगे, प्रौद्योगिकी को जोड़ेंगे, तो फिर हम क्या कर देंगे, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इंडिया को बदल देंगे, इंडिया में परिवर्तन ला देंगे। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमको टेक्नोलॉजी और टैलेंट को जोड़ेंगे, साथ में ले आएंगे, तो इंडिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो बस यही भाषा है, आईटी यानी कि इंडियन प्रतिभा, भारतीय प्रतिभा। आईटी दूसरा कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कहेंगे से। तो आईटी हो जाएगा यानी इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कल के भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना और तकनीक को केंद्र में रख करके बदलाव लाना। इस तरह से आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, आईटी आईटी इक्वल टू आईटी, यानी कि भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ेंगे तो भारत में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पत्तन को देख लेते हैं। तो भारत में कितने भारत में जो समुद्री तट रेखा है, भारत की समुद्री तट रेखा है वो कितनी है, 7,516 या फिर 75-16 किलोमीटर लंबी है। भारत में 12 प्रमुख पत्तन है और 200 छोटे और मध्यम पत्तन है। 12 पत्तन को पूछ दिया जाएगा पेपर में, तो हम देख लेंगे पहले इसको 20 से अगर ऐसे काट दिया तो ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, और कैसे लिखेंगे, पश्चिम, और ये हो जाएगा ईस्ट यानी कि आपका पूर्व। तो इधर वाले सारे जो हैं वो आपके पूर्वी और पश्चिम वाले साइड के पश्चिमी पत्तन कहलाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कांडला, कांडला कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कांडला कहाँ है, गुजरात में। पहले यहाँ पे कराची हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये कराची कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान में पहुंच गया। तो अब हमारे पास यहाँ कोई पत्तन नहीं था, तो हमने भारत की आजादी के पहले सबसे पहले जो पत्तन विकसित किया उसका नाम उसको क्या कहते हैं, कांडला पत्तन कहते हैं, और इसका नया नाम है दीनदयाल पत्तन। याद रखना, कांड, कांड हुआ, क्या हुआ कि कराची चला गया तो कांड हो गया, तो फिर हमको कांडला पत्तन बनाना पड़ा, और भैया दीनदयाल बहुत हमारे काम आए, तो कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन भी कहा जाता है कि ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन बहुत इंपॉर्टेंट पत्तन है, सबसे बड़ा है, पोताश्रय भी है, और इसकी मदद के लिए क्योंकि मुंबई पे भार था, इसके नीचे एक और बनाया गया जीएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया है। ठीक है, तो मेन है मुंबई, एक हो गया, 2, तीसरा है आपका क्या, मारमागुआ, तीसरा कौन सा है, मारमागुआ। मैं जिन पे नंबर लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, मारमागुआ, कहाँ है, गोवा में, इसमें गोवा लिखा भी है, और 50% अपना जो आयरन ओर है, लोह अयस्क के मारमागुआ से ही व्यापार होता है।
फिर देखिए चौथा है हमारा मैंगलोर, कर्नाटक में मैंगलोर। फिर कोची है, कोची कहाँ आपका केरल में है, केरल में। और ये एक लेगून पे है, लेगून मतलब जो खारे पानी की झील है उस पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो कितने हो गए, एक कांडला, दो मुंबई, तीसरा आपका मार्मोगा, चौथा मैंगलोर, छठवां हो गया आपका कोची। ठीक है, अब इधर देखेंगे सातवां हमारा कोलकाता। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, अंतरद्वीपीय है ये, सॉरी अंतर नदीय पत्तन है। अंतर नदीय पत्तन क्यों कहते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से ये समुद्र है, तो सारे पत्तन कहाँ है, किनारे पे होते हैं। लेकिन जो कोलकाता है यहाँ पे एक नदी बहती है, हुगली नदी, काफी चौड़ी नदी है हुगली नदी। तो हुगली नदी में इस जगह पर है, तो समुद्र के किनारे नहीं है, अंदर है, इसलिए अंत है, और नदी पर है ये, तो इसको कहते हैं अंत नदीय पत्तन। ये नदी कौन सी, हुगली नदी है, इस नदी पर होकर के जहाज अंदर तक भी आ जाते हैं, इसलिए इसे कोलकाता को कहते हैं अंत नदीय पत्तन। फिर इस कोलकाता के भार को कम करने के लिए हमने हल्दिया बनाया, यानी कि काले थे तो काले को गोरा करने के लिए शादी में क्या लगाते हैं, हल्दी लगाते। तो कोयले को कालापन को कम करने के लिए हमने हल्दी लगाई, उसके भार कम करने को। दोनों पश्चिम बंगाल में, 8 हो गए। 9 पे हमारा पारद्वीप है, पारद्वीप कहाँ, उड़ीसा में, पापा अंडा लाए, ठीक है पापा। फिर ये क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और ये याद रखना विशाखा अंधी है, विशाखा अंधी से याद रखना, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब क्या होता है, विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा पत्तन है, सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा पत्तन है। पूछा जाता है कि सबसे गहरा पत्तन कौन सा है। फिर है चेन्नई, चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और ये सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। फिर नेक्स्ट है तुतिकोरिन, तुतिकोरिन सबसे दक्षिणतम पत्तन, और यहाँ से हमारे श्रीलंका और मालदीव से व्यापार होता है। तो ये 9 हो गए, ये 10, 11 और ये 12। तो ये 12 मेन पत्तन हमने देखे। तो ये 12 पत्तन है, एक बार से फिर से मैं एक बार अंडरलाइन कर ले ताकि क्लियर हो जाए। पहला कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा आपका मार्मोगुआ, मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, कोलकाता, हल्दिया, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। ये हमारे 12 क्या है, समुद्री पत्तन है, इंपॉर्टेंट है, मैप में या किसी में आ ही जाएंगे। अब देख लेते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो पहले राजा सांची का है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, राजा सांची हो जाएगा। फिर इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, ये हमारा दिल्ली है, इंदिरा गांधी आईजी कर लो, यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये, इंदिरा गांधी। छत्रपति शिवाजी मुंबई में, छत्रपति शिवाजी कहाँ है, मुंबई में। आप लोग के जो मॉडल है उसमें गलत दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया, तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट नहीं है, समुद्री पत्तन है, ठीक है, तो याद रखना। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल क्या है, एयरपोर्ट है, और वो कहाँ है, मुंबई में। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी मुंबई में हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी सीएस, ठीक है। और फिर मीनाम्बकम, मीनाम्बकम कहाँ है, चेन्नई, तो ये चेन्नई में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी मीनाम्बकम आ जाएगा, नाम याद रखना, एयरपोर्ट। और फिर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोलकाता में, तो नेताजी कहाँ के थे, सुभाष चंद्र बोस पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, कोलकाता में। इंदिरा गांधी दिल्ली में बैठेंगी। छत्रपति शिवाजी की जय हो कहाँ है, वो मुंबई में है, और मीनाम्बकम चेन्नई में। तो ये हमारे 4 एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट मेन है। अब आगे देख लेते हैं, समुद्री पत्तन हमने पढ़ लिया, इसमें देख लेते हैं आप लोग। दीनदयाल पत्तन के नाम से जानते हैं, ज्वारी पत्तन है, कराची के बाद पाकिस्तान में मिल जाने के बाद हमने बनाया। मुंबई पत्तन है, प्राकृतिक है, खुला है, सुचारू पोताश्रय है, और इसके लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया, इसके भार को कम करने के लिए। मार्मा गोवा है, 50% लोहो अयस्क इसी मार्मा गोवा से ही जाता है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में, लेगून के मुहाने पे बना हुआ है। आप लोग उसको रोक करके पॉज करके भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर कोलकाता, कोलकाता कैसा, एक अंत स्थलीय नदी पत्तन, नदी कौन सी थी, हुगली, हुगली नदी थी। ज्वारीय पत्तन है, फिर ये हुगली नहीं, हल्दिया होगा यहाँ पे, हल्दिया, हल्दिया पत्तन, हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में, दोनों पश्चिम बंगाल के हैं। फिर ये पाराद्वीप, पाराद्वीप पत्तन उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखांदी। और क्वेश्चन आता है सबसे गहरा और सुरक्षित पत्तन है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सुरक्षित। चेन्नई में क्या है, कृत्रिम पत्तन है, और तुतीकोरिन तमिलनाडु में, ये दोनों का है, तमिलनाडु में। तो हमने ये देखा। अब देख लेते संचार, क्वेश्चन आते संचार के साधन से होने वाले लाभ, ये दूरदर्शन से होने वाले लाभ।
तो देखो पहला क्या है, मनोरंजन का साधन है। दूसरा जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नीतियां, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है इससे, किससे, दूरदर्शन से और संचार के माध्यम से। खेल संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और राष्ट्रीय समाचार संदेश भी हमको दूरदर्शन या संचार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर वो संचार का पूछे कि संचार के साधन, तो आप संचार के साधन करके लिखे आना, और अगर पूछे दूरदर्शन के लाभ, होने वाले लाभ, तो दूरदर्शन के लाभ लिख के आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या होता है? तो स्थानीय व्यापार यानी कि लोकल का, भारत के अंदर ही अंदर का व्यापार है, छोटा व्यापार है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है और स्थानीय गांव, कस्बों और शहरों के बीच में। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पे होगा। और जब दो देशों के बीच में व्यापार हो तो विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होगा, और भारत के अंदर ही है तो देश की पूंजी में ही उसी देश में रहती है। पूरे लोक हित की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो, व्यापार संतुलन और असंतुलित व्यापार किसे कहते हैं? जब, जैसे कि हम दुकान है, जब हम ना आयात मूल्य निर्यात मूल्य का अंतर होता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। यानी कि हमने जितना सामान, मान लो हमारी दुकान है, तो हमने जितने का सामान खरीदा, कितने का, 100 रुपए का सामान खरीदा, अपनी दुकान में भरा, अब हम 500 या 400 रुपए में उसे बेच दें तो हमको मुनाफा है, तो ये हमारा व्यापार संतुलन है। तो ये क्या, हमने आयात मतलब अपनी दुकान में आया सामान, और निर्यात मतलब निकला हुआ सामान, यानी कि हमने जो सामान बेचा। तो हम जब ज्यादा पैसों पे बेचेंगे तो हमको फायदा ज्यादा होगा, कोई भी दुकानदार होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, 1000 रुपए का हमने सामान अपनी दुकान में भरा और वो 500 रुपए में ही बिक पाया, तो हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो व्यापार वो कैसा होगा, असंतुलित होगा। तो हमेशा निर्यात ज्यादा होना चाहिए, मतलब हम जो बेचे वो सामान ज्यादा में बेचना। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, पर आप लोग को याद रखने के लिए याद रखना, आयात मतलब आया, निर्यात मतलब निकला। तो किसी देश, जब निर्यात और आयात में अंतर, व्यापार संतुलन। लेकिन आयात अधिक हो, निर्यात कम हो, तो असंतुलित व्यापार। ओटीज को फटाफट देख लेते हैं। दो दूरस्थ स्थान को जो पूर्वी और पश्चिम गलियारे, पूर्वी और पश्चिम, ये पूरब में सिलचर है असम में, और ये पोरबंदर गुजरात में। तो सिलचर और पोरबंदर। स्थानांतरण हानियों और देरियों को घटाता है, कौन घटाता है, पाइपलाइन। याद कर लीजिए, लाइन भी लिखने को याद रहेगा, स्थानांतरण हानियों और देरियों को घटाने के लिए। फिर विजयपुर कहाँ है, गुजरात, नहीं सॉरी, हजीरा गुजरात में, विजयपुर एमपी में, और जगदीशपुर कहाँ है, यूपी में। अब इस क्वेश्चन क्या, पाइपलाइन से नहीं जुड़ता, तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंत स्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है, अधिकतम गहराई, पूर्वी तट पर स्थित अधिकतम गहराई, विशाखापट्टनम। भारत में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन। दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पत्तन है जो देश का कुल 50% कौन करता है, मारमा गोवा करता है, मारमा गोवा, लो अयस्क का निर्यात। खालिस्तान देखिए, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन साधन और सबसे महंगा है वायु परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके हम पाइपलाइन के द्वारा लेके जाते हैं, पाइपलाइन। शब्द स्लरी शब्द भी आ जाता है, कभी स्लरी बना करके भेजते हैं। परिवहन तीव्रतम है, आरामदायक और प्रतिष्ठित है, तो वो कौन सा, वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे तेज, तीव्र और आराम। एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पर्यटन क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। हम अगर आगरा जाएं, हम केरल जाएं, तो हमें क्या लगेगा कि ये तो हमारे भारत का हिस्सा है, तो हमारे इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनवाता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन बनवाएगा उसको, NHAI। याद रखना, आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग कौन बनवाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD। ठीक है,
सीमा सड़क संगठन, जिसको हम BRO कहते हैं, सीमा सड़क संगठन, ये भारत सरकार का प्राधिकरण है, BRO। फिर क्या है, ज्वारीय पत्तन, ज्वारीय पत्तन कौन है, कोलकाता। और कांडला भी ज्वारीय पत्तन है, कोलकाता और कांडला। हाँ, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 1 मिनट, ये इसको इरेज कर देते हैं। ये देखो, ज्वारीय पत्तन कांडला भी है, कोलकाता भी, तो यहाँ पे ये कांडला आएगा यहाँ पर, क्योंकि अंतस्थलीय पत्तन है कोलकाता। ठीक है, कृत्रिम पत्तन कौन सा होगा, मारमा गोवा या चेन्नई, तो चेन्नई आपका क्या हो जाए, कृत्रिम पत्तन। और मारमा गोवा क्यों गोवा में है, हमने देखा था 50% लौह अयस्क इसका निर्यात होता है। तो ये हमने जोड़ियां देखी। सत्य सत्य और देख लेते हैं। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ, बिल्कुल सही। सड़कें तो हमेशा से रही थी, रेल तो बहुत बाद में। कब शुरू हुआ था, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। कहा, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। परिवहन संचार व्यापार के एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, नहीं करता। भारत पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता, दूसरे देशों को बेचता नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से भारत पेट्रोल खरीदता है। तो भारत पेट्रोल का आयात करता है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सुविधा है, सही है। पारद्वीप पत्तन महाराष्ट्र में नहीं है। पारद्वीप, पापा अंडे लाए, अंडे से क्या था, ओडिशा, ओडिशा। तो पारद्वीप कहाँ है, ओडिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। और महाराष्ट्र में कौन सा है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जल मार्ग है, ये भी असत्य है। गंगा नदी जल मार्ग है, ठीक है। हल्दिया में कोई तो है, गंगा नदी, वो बाद में जो हुगली बनती है जाके। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है, ये भी गलत है। पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर किया गया है, ठीक है। तो ये आपके थे सत्य सत्य। एक शब्द में उत्तर है, फटाफट और देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छा हो जाए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है पर आप देख लो, आपका पूरा हो जाएगा। 7 नंबर का चैप्टर भी तो है। राज्यों देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान क्या होगा, व्यापार होगा। वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार। अगर दो देशों के बीच में हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। किसी देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किस चीज का सूचक है। अगर किसी देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है तो वहां पर आर्थिक वैभव बढ़ेगा, वहां पे लोगों पे संपत्ति बढ़ेगी। आपकी दुकानों में व्यापार बढ़ रहा है तो आपको क्या, पैसे तो बढ़ रहा है। आयात और निर्यात का अंतर क्या, ये इंपॉर्टेंट। आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। आयात को निर्यात से माइनस करो, आपको मिल जाएगा व्यापार संतुलन। और जब आयात ज्यादा हो तो असंतुलित व्यापार। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953। दो याद रखना, 1853, 1953। कितने प्रमुख पत्तन है, 12 पत्तन है। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन कहते हैं, तो कांडला को कहते हैं। कांडला को दीनदयाल पत्तन कहते हैं। एक ज्वारीय पत्तन है, जैसे कि कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन, इस तरह कांडला भी ज्वारीय पत्तन है। और आजादी के बाद कराची किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो हमको कांडला बनाना पड़ा। अंतस्थलीय नौ संचालन राजमार्ग की लंबाई कितनी है, हमने भी देखा था 14,500 किलोमीटर। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों यानी कि रेलवे जोन्स में बांटा है, तो 16 रेलवे जोन में। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, अटल टनल है। कितने किलोमीटर है अटल टनल, 9 किलोमीटर लंबी है। किसने बनवाया, BRO ने बनवाया। कौन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनवाई गई। याद रखना क्वेश्चन। भारत के परिवहन मानचित्र में कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है, मतलब जितने भी रेलवे परिवहन के नेटवर्क है, वायु है, आपका परिवहन है, सड़क है, रेल है, पाइपलाइन है, तो हम देखते हैं जो पाइपलाइन है वो नया है। पाइपलाइन अभी नया निकला है। और भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, रेलवे लिखेंगे, सड़क लिखेंगे, सड़क लिखते हैं, रेलवे, सड़क लिख देते हैं। आप लोग देख लेना, सड़क और रेलवे में चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका खत्म। थैंक यू वेरी मच। सारे पेपर कीजिए और छोड़ के कुछ नहीं आना। और मेरी एक खास बात ये याद रखना कि आप सब लोग हेडलाइन जरूर बनाएं। थैंक यू।